जनमत यानी वो मंच जहां पर हम और आप मिलकर करते हैं उन खबरों की बात जो सीधे आपसे सरोकार रखती है, जो सीधे देश से सरोकार रखती है। और जब हम देश से सरोकार रखने वाली खबरों की बात करते हैं तो इसमें छिपी होती है राष्ट्र सर्वोपरि की भावना। तो इसी राष्ट्र सर्वोपरि की भावना के साथ आज जिस पहली खबर की चर्चा हम जनमत में करने वाले हैं वो कई मायनों में खास होने वाली है। एक तरफ पश्चिम बंगाल के परिणामों ने यह बता दिया कि पश्चिम बंगाल की जनता ने इस बार सनातन की शक्ति को देश के सामने रखा। पश्चिम बंगाल में प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी पहली पार्टी बनकर उभरी और इसी के साथ अब बीजेपी का पहला मुख्यमंत्री, बंगाल में बीजेपी का पहला मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर से भी पर्दा उठ चुका है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में ऐतिहासिक बदलाव सामने आ गया है। पहली बार भारतीय जनता पार्टी जब सरकार बनाने जा रही है तो पार्टी ने उसी चेहरे को मुख्यमंत्री के रूप में चुना जो बंगाल की जीत का प्रणेता बनकर उभरा, और वो नाम है शुभेंदु अधिकारी। कोलकाता में भाजपा विधायक दल की बैठक हुई और इस बैठक के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जो कि पश्चिम बंगाल के पर्यवेक्षक भी बनाए गए, उन्होंने आधिकारिक तौर पर शुभेंदु अधिकारी के नाम की घोषणा कर दी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार पश्चिम बंगाल को सोनार बांग्ला बनाने के लक्ष्य के साथ काम करेगी और बंगाल असम सीमा को राष्ट्र की सुरक्षा का अभेद्य किला बना दिया जाएगा। कोलकाता में भाजपा विधायक दल की बैठक के दौरान अमित शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल की जनता ने भय, हिंसा और राजनीतिक आतंक के माहौल के बावजूद भाजपा पर भरोसा जताया है। उन्होंने कहा कि ये जीत केवल एक चुनावी जीत नहीं है बल्कि विचारधारा की जीत है। अमित शाह ने कहा कि गंगोत्री से गंगा सागर तक भाजपा की सरकार बनने का सपना आज पूरा हुआ है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की धरती पर भाजपा सरकार बनना हम सभी कार्यकर्ताओं के लिए गर्व का क्षण है, गर्व का पल है। अमित शाह ने बंगाल की जनता को धन्यवाद देते हुए कहा कि राज्य में वर्षों से ऐसा माहौल बना दिया गया था जहां खुलकर राजनीतिक मत व्यक्त करना कठिन हो गया था। उन्होंने आरोप लगाया कि वामपंथी शासन से शुरू हुई राजनीतिक हिंसा को ममता बनर्जी के कार्यकाल में और अधिक गहरा कर दिया गया। शाह ने कहा कि इसके बावजूद बंगाल की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के नेतृत्व पर ही भरोसा जताया, प्रचंड बहुमत दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार बनने के बाद बंगाल में घुसपैठ और गौ तस्करी को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। अमित शाह ने कहा कि आज त्रिपुरा में हमारी सरकार है, असम में हमारी सरकार है और अब बंगाल में भी भाजपा की सरकार बनने जा रही है। इसके बाद बंगाल और असम की सीमाएं राष्ट्र की सुरक्षा का अभेद्य किला बन जाएंगी। घुसपैठ और गौ तस्करी असंभव सा हो जाएगा। भाजपा की इस ऐतिहासिक जीत में शुभेंदु अधिकारी की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण मानी जा रही है। नंदीग्राम, याद होगी आपको कहानी, पहले नंदीग्राम और अब भवानीपुर। नंदीग्राम से ममता बनर्जी को हराने के बाद भाजपा के वो सबसे बड़े बंगाली चेहरे के रूप में उभरे थे। इस चुनाव में भी उन्होंने पूरे राज्य में आक्रामक प्रचार अभियान चलाया और भाजपा को गांव-गांव तक पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभाई। अमित शाह ने अपने भाषण में इसका जिक्र करते हुए कहा कि पिछले चुनाव में शुभेंदु दा ने दीदी को नंदीग्राम में हराया था और इस बार उन्होंने उनके राजनीतिक गढ़ में भी भाजपा का परचम लहराया। भाजपा नेताओं का दावा है कि बंगाल के इतिहास में पहली बार राज्य को ऐसा नेतृत्व मिलने जा रहा है जो राष्ट्रवाद और हिंदुत्व की राजनीति को खुलकर आगे बढ़ाएगा। पार्टी के कई नेताओं और समर्थकों ने शुभेंदु अधिकारी को हिंदू सम्राट बताते हुए इसे बंगाल की राजनीति में वैचारिक बदलाव का प्रतीक बताया। भाजपा का कहना है कि बंगाल अब तुष्टीकरण की राजनीति से बाहर निकलकर विकास और राष्ट्रवाद की दिशा में आगे बढ़ेगा। अमित शाह ने अपने संबोधन में कहा कि भाजपा सरकार राज्य में कानून व्यवस्था सुधारने, उद्योगों को बढ़ावा देने और बेरोजगारी कम करने पर विशेष ध्यान देगी। उन्होंने कहा कि बंगाल की जनता ने भाजपा को सिर्फ सरकार बदलने के लिए नहीं बल्कि राज्य की राजनीतिक संस्कृति बदलने के लिए जनादेश दिया है। अमित शाह ने कहा कि हमारी जिम्मेदारी अब और बढ़ गई है। बंगाल की जनता ने जो विश्वास हम पर जताया है उस पर खरा उतरना हमारी प्राथमिकता होगी और इस चुनाव में भाजपा को राज्य के 23 प्रशासनिक जिलों में से 9 जिलों में भारी बढ़त मिली। अमित शाह ने यह दावा किया कि इन जिलों में
टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस अपना खाता तक नहीं खोल सकी है। उन्होंने इसे जनता के गुस्से और भाजपा के प्रति बढ़ते भरोसे का संकेत बताया। शाह ने कहा कि यह जनादेश सामान्य राजनीतिक जीत नहीं बल्कि जनता की क्रांति है। भवानीपुर सीट का जिक्र करते हुए अमित शाह ने कहा कि वहां की जनता ने भी भाजपा के पक्ष में मतदान करके बड़ा संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि दीदी ने यह कहा था कि शुभेंदु अधिकारी उनके गढ़ में लड़ने आए हुए थे, लेकिन इस बार शुभेंदु दा ने उनके ही घर में उन्हें हरा दिया है। राजनीतिक विश्लेषक ये मान रहे हैं कि बंगाल में भाजपा की जीत राष्ट्रीय राजनीति के लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण हो गई है। लंबे समय तक वामपंथ और तृणमूल कांग्रेस के प्रभाव वाले इस राज्य में भाजपा का सत्ता तक पहुंचना पार्टी के लिए बड़ी वैचारिक और राजनीतिक सफलता मानी जा रही है। भाजपा इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की रणनीति की बड़ी जीत के रूप में पेश कर रही है। हालांकि भाजपा सरकार बनने के बाद चुनौतियां भी कम नहीं होंगी। राज्य में राजनीतिक हिंसा रोकना, प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करना, उद्योगों को वापस लाना और रोजगार के अवसर पैदा करना नई सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी। इसके अलावा भाजपा को यह भी साबित करना होगा, यह भी प्रमाणित करना होगा कि वो बंगाल की सांस्कृतिक और सामाजिक पहचान के साथ संतुलन बनाकर शासन चला सकती है। उधर तृणमूल कांग्रेस ने भाजपा के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि भाजपा विभाजनकारी राजनीति कर रही है। पार्टी नेताओं का कहना है कि बंगाल की जनता जल्द ही भाजपा की नीतियों का जवाब देगी। हालांकि चुनावी परिणामों ने यह साफ कर दिया है कि राज्य की राजनीति अब पूरी तरह से बदल चुकी है। भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए यह जीत भावनात्मक भी मानी जा रही है। पार्टी लगातार इस बात को रेखांकित कर रही है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की धरती पर भाजपा की सरकार बनना ऐतिहासिक पल है। अमित शाह ने भी अपने भाषण में कहा कि जहां भी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी होंगे, आज वो प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व को आशीर्वाद दे रहे होंगे। अब सबकी नजर शपथ ग्रहण समारोह और नई सरकार के गठन पर टिकी हुई है। शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में बनने वाली भाजपा सरकार बंगाल की राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत मानी जा रही है। राज्य में पहली बार भाजपा की सरकार बनने से राष्ट्रीय राजनीति पर भी दूरगामी असर पड़ने की संभावना जताई जा रही है। भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल विधानसभा के सदस्यों की एक मीटिंग यहां आहूत की गई है। उस मीटिंग में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे और श्री मोहन चरण मांझी जी को केंद्र की ओर से पर्यवेक्षक के रूप में यहां भेजा था। अभी कुछ समय पहले ही चुनाव की प्रक्रिया पूरी हुई है। लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूं। पश्चिम बंगाल विधानसभा के सदस्यों की एक मीटिंग यहां आहूत की गई है। उस मीटिंग में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे और श्री मोहन चरण मांझी जी को केंद्र की ओर से पर्यवेक्षक के रूप में यहां भेजा था। अभी कुछ समय पहले ही चुनाव की प्रक्रिया पूरी हुई है। लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद
दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूं। करोड़ों करोड़ों जनता की ओर से और भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं की ओर से भावपूर्वक नमन करना चाहता हूं। आपके परिवार के स्वजन ने बलिदान देकर हमारे विचार को तो मजबूत किया ही है, हमारी पार्टी को तो आगे बढ़ाया ही है, मगर मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं आपके परिवार के स्वजन का वो बलिदान पश्चिम बंगाल की सीमा को भी सुरक्षित कर पूरे भारत को सुरक्षित, ये विजय का एक और मायना है। त्रिपुरा में हमारी सरकार है, आसाम में हमारी सरकार है और बंगाल में भी अब हमारी सरकार बनी है। घुसपैठ असंभव होने वाली है, गौ तस्करी असंभव होने वाली है और दृढ़ता के साथ बंगाल सरकार और भारत सरकार इस सीमा को राष्ट्र की सुरक्षा के अभेद किले के अंदर परिवर्तित कर लेगी। भाइयों बहनों, ये जो यात्रा हुई है, बंगाल की जनता ने हमें जन समर्थन तो दिया, गत चुनाव में भी दिया था, 77 सीट जीते थे, मगर इस बार जो जन समर्थन मिला है उसका आभार व्यक्त करने के लिए भाजपा के कार्यकर्ता के नाते मेरे पास शब्द नहीं है। हमारा विधायकों का जीत का एवरेज मार्जिन 28,000 है। 28,000 वोट से हम सब जीते हैं, एवरेज निकाल देता हूं। और 3 से 77, 77 से 203 की 207 की जो यात्रा हुई है वो अभूतपूर्व है। 23 प्रशासनिक जिलों में से 9 जिले ऐसे हैं जहां दीदी का खाता भी नहीं खुला है, सुपड़ा साफ हो गया। मैंने ऐसा प्रचंड जनादेश देखा नहीं है। सरकार परफॉर्म करती है तब तो मिलता है, मगर जहां ऑपोजिशन में है, विरोधी दल के नेता को बोलने का कोई मौका नहीं दिया जाता है, जनता की भावनाओं को उजागर करने का मौका नहीं दिया जाता है, वहां पर 9 जिलों में शून्य सत्ताधारी दल का एक केवल और केवल ईश्वर और बंगाल की। तो शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री की शपथ कर लेंगे और इसी के साथ पश्चिम बंगाल में एक नई राजनीति की शुरुआत होगी जो सांस्कृतिक विरासत और विकास दोनों को समेटे हुए होगी। तमाम अटकलों पर आखिरकार विराम लग चुका है और जनमत में अब हम उस खबर की चर्चा करने वाले हैं जो ये बता रहा है कि पश्चिम बंगाल में किस तरीके से ये बदली हुई बयार है। भारतीय जनता पार्टी ने राज्य के नए मुख्यमंत्री के रूप में शुभेंदु अधिकारी के नाम की औपचारिक घोषणा कर दी है। कोलकाता में भाजपा विधायक दल की बैठक के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को आधिकारिक तौर पर उनके नाम की घोषणा की और इसके साथ ही पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत हो गई है, क्योंकि राज्य के इतिहास में पहली बार भाजपा सरकार बनाने जा रही है। मुख्यमंत्री पद के लिए नाम तय होने के बाद शुभेंदु अधिकारी ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि वर्षों की मेहनत और संघर्ष का अब फल मिला है। उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं को इस जीत का असली नायक बताया और कहा कि बंगाल में अब बदलाव की राजनीति शुरू होगी। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि हम जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। बंगाल में अब किसी को डरने की जरूरत नहीं है। हम बंगाल का गौरव वापस लाएंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हर गारंटी को पूरा करेंगे। बंगाल में मैं भाषण कम दूंगा लेकिन काम ज्यादा करूंगा, ये शुभेंदु दा ने कहा। उन्होंने ये भी कहा कि संदेश खाली मामले की जांच कराई जाएगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। शुभेंदु अधिकारी ने साफ किया कि उनकी सरकार कानून व्यवस्था और महिलाओं की सुरक्षा को सबसे बड़ी प्राथमिकता देगी। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में बंगाल में जिस तरह की घटनाएं सामने आई हैं उससे राज्य की छवि को नुकसान पहुंचा है और अब भाजपा सरकार इसे बदलने का काम करेगी।
शुभेंदु अधिकारी ने भाजपा कार्यकर्ताओं के संघर्ष को याद करते हुए उन 321 भाजपा कार्यकर्ताओं को श्रद्धांजलि दी जिनकी कथित तौर पर तृणमूल कांग्रेस शासन के दौरान राजनीतिक हिंसा में मौत हुई थी। उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने भय और हिंसा के माहौल में भी लोकतंत्र बचाने के लिए संघर्ष किया और जनता ने अब उस संघर्ष को जनादेश में बदल दिया है। राजनीतिक रूप से शुभेंदु अधिकारी का सफर बेहद दिलचस्प रहा है। एक समय वो ममता बनर्जी के सबसे करीबी नेताओं में गिने जाते थे। नंदीग्राम आंदोलन के दौरान उन्होंने तृणमूल कांग्रेस को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई थी, लेकिन बाद में उनका ममता बनर्जी से टकराव बढ़ गया और उन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया। भाजपा में शामिल होने के बाद शुभेंदु अधिकारी तेजी से बंगाल में पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा बनकर उभरे। पिछले विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम सीट पर उन्होंने ममता बनर्जी को हराकर राष्ट्रीय राजनीति में बड़ी पहचान बनाई थी। इसके बाद से ही उन्हें भाजपा के मुख्यमंत्री पद के सबसे मजबूत दावेदार के रूप में देखा जा रहा था। इस बार चुनाव में भी उन्होंने पूरे राज्य में आक्रामक प्रचार अभियान चलाया और भाजपा को गांव-गांव तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अमित शाह ने अपने संबोधन में बंगाल की जीत को भाजपा के लिए ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि भाजपा ने दशकों पुराने राजनीतिक समीकरण को बदल दिया है। अमित शाह ने कहा कि आज त्रिपुरा में हमारी सरकार है, असम में हमारी सरकार है और अब बंगाल में भी भाजपा की सरकार बनी है। घुसपैठ और गौ तस्करी अब असंभव होने वाला है। बंगाल सरकार और भारत सरकार मिलकर सीमा को राष्ट्र की सुरक्षा का अभेद्य किला बनाएंगी। उन्होंने दावा किया कि बंगाल के 23 प्रशासनिक जिलों में से 9 जिलों में तृणमूल कांग्रेस का खाता तक नहीं खुला है। शाह ने इसे जनता के गुस्से और भाजपा के प्रति भरोसे का सबसे बड़ा संकेत बताया। उन्होंने आगे कहा कि ऐसा प्रचंड जनादेश उन्होंने पहले कभी नहीं देखा। अमित शाह ने यह भी कहा कि बंगाल की जनता ने भय और हिंसा की राजनीति को नकार दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्षों तक बंगाल में ऐसा माहौल बनाया गया जहां विपक्षी दलों को खुलकर काम करने का मौका तक नहीं मिला। शाह ने कहा कि इसके बावजूद भाजपा कार्यकर्ताओं ने संघर्ष जारी रखा और जनता ने उन्हें प्रचंड बहुमत देकर जवाब दिया है। भाजपा नेताओं का कहना है कि शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में राज्य में सोनार बांग्ला का सपना पूरा किया जाएगा। पार्टी का फोकस कानून व्यवस्था सुधारने, भ्रष्टाचार पर कार्रवाई, उद्योगों को बढ़ावा देने और बेरोजगारी कम करने पर रहेगा। भाजपा ने यह भी संकेत दिए कि सीमा सुरक्षा और अवैध घुसपैठ के मुद्दे पर भी नई सरकार बेहद सख्त रुख अपनाएगी। हालांकि भाजपा सरकार के सामने चुनौतियां भी कम नहीं होंगी। बंगाल लंबे समय से राजनीतिक हिंसा, बेरोजगारी और उद्योगों के पलायन जैसी समस्याओं से जूझ रहा है। नई सरकार को प्रशासनिक ढांचे में सुधार करने के साथ साथ जनता की उम्मीदों पर भी खरा उतरना होगा। इसके अलावा भाजपा को यह भी प्रमाणित करना होगा कि वो बंगाल की सांस्कृतिक और सामाजिक पहचान के साथ संतुलन बनाकर शासन चला सकती है। तृणमूल कांग्रेस ने भाजपा के दावों को खारिज करते हुए कहा कि भाजपा विभाजनकारी राजनीति कर रही है। पार्टी नेताओं का कहना है कि बंगाल की जनता जल्द ही भाजपा सरकार की नीतियों का जवाब देगी। हालांकि चुनावी नतीजों ने यह साफ कर दिया है कि राज्य की राजनीति अब पूरी तरह से बदल चुकी है। विश्लेषक ये कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत राष्ट्रीय राजनीति के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। लंबे समय तक वामपंथ और तृणमूल कांग्रेस के प्रभाव वाले इस राज्य में भाजपा का सत्ता तक पहुंचना पार्टी के लिए बड़ी वैचारिक और राजनीतिक सफलता माना जा रहा है। अब सबकी नजर शुभेंदु अधिकारी के शपथ ग्रहण समारोह और नई सरकार के गठन पर टिकी हुई है। भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच उत्साह का माहौल है और पार्टी इसे नए बंगाल की शुरुआत बता रही है। शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में बनने वाली ये सरकार न सिर्फ पश्चिम बंगाल की राजनीति को नई दिशा दे सकती है, बल्कि राष्ट्रीय राजनीति में भी इसके दूरगामी असर जरूर दिखाई देंगे। तो शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री चुन लिए गए हैं। भाजपा विधायक दल की बैठक में उनके नाम पर मुहर लगने के बाद अब शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल की राजनीति के सबसे शक्तिशाली चेहरे बन गए हैं। लंबे समय से राज्य में भाजपा का सबसे बड़ा चेहरा माने जाने वाले शुभेंदु अधिकारी ने न सिर्फ पार्टी को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, बल्कि लगातार 2 चुनावों में ममता बनर्जी को कड़ी चुनौती देकर खुद को बंगाल की राजनीति का बड़ा नेता प्रमाणित किया। शुभेंदु अधिकारी की मुख्यमंत्री पद पर ताजपोशी के बाद अब हर कोई उनके राजनीतिक सफर, परिवार और संपत्ति के बारे में जानना चाहता है।
तो 55 वर्षीय शुभेंदु अधिकारी का राजनीतिक सफर काफी दिलचस्प रहा है। एक समय वो तृणमूल कांग्रेस के सबसे भरोसेमंद नेताओं में गिने जाते थे, लेकिन बाद में उन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया और देखते ही देखते बंगाल में भाजपा की राजनीति का केंद्र बन गए। शुभेंदु अधिकारी का जन्म राजनीतिक परिवार में हुआ। उनके पिता शिशिर अधिकारी पश्चिम बंगाल की राजनीति का बड़ा नाम रहे हैं और 3 बार सांसद रह चुके हैं। उनके भाई सौमेंदु अधिकारी भी भाजपा में सक्रिय हैं, जबकि दूसरे भाई दिव्येंदु अधिकारी तृणमूल कांग्रेस से सांसद रह चुके हैं। हालांकि शुभेंदु अधिकारी ने अब तक शादी नहीं की है और वो अविवाहित हैं। राजनीतिक परिवार से आने के बावजूद शुभेंदु अधिकारी की छवि हमेशा जमीन से जुड़े हुए ग्राउंड लीडर के रूप में हुई। नंदी ग्राम आंदोलन के दौरान उन्होंने राज्य भर में अपनी पहचान बनाई थी। यही आंदोलन बाद में उनके राजनीतिक करियर की सबसे बड़ी ताकत बना। भाजपा में शामिल होने के बाद उन्होंने लगातार बंगाल में पार्टी का जनाधार बढ़ाया और गांव-गांव तक भाजपा को पहुंचाने का काम किया। हालिया विधानसभा चुनाव में भाजपा की बम्पर जीत के पीछे भी शुभेंदु अधिकारी की रणनीति और मेहनत को सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है। उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान पूरे राज्य में आक्रामक अभियान चलाया। विशेष बात यह रही कि उन्होंने लगातार 2 विधानसभा चुनावों में ममता बनर्जी को कड़ी टक्कर दी और खुद को बंगाल की राजनीति में सबसे मजबूत विपक्षी चेहरे के रूप में स्थापित कर लिया। मुख्यमंत्री बनने के बाद शुभेंदु अधिकारी एक बार फिर चर्चा में आए, लेकिन इस बार वजह उनकी संपत्ति भी है। आमतौर पर बड़े नेताओं की संपत्ति करोड़ों में होती है, लेकिन चुनाव आयोग को सौंपे गए हलफनामे के अनुसार शुभेंदु अधिकारी करोड़पति भी नहीं है। चुनावी हलफनामे में दी गई जानकारी के अनुसार शुभेंदु अधिकारी की कुल संपत्ति करीब 85.87 लाख रुपए है। विशेष बात यह है कि उनके ऊपर किसी भी तरीके का कोई कर्ज नहीं है। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हासिल कर चुके शुभेंदु ने अपने हलफनामे में यह बताया कि उनके पास चुनाव के समय केवल 12,000 रुपए नकद थे। इसके अलावा उनके विभिन्न बैंक खातों में करीब 7 लाख रुपए जमा थे। उनका खाता पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और IDBI बैंक समेत कई बैंकों में है। बैंक डिपॉजिट के अलावा उन्होंने पोस्टल सेविंग और छोटी बचत योजनाओं में भी निवेश किया हुआ है। हलफनामे के अनुसार शुभेंदु अधिकारी ने किसान विकास पत्र में लगभग 2.60 लाख रुपए निवेश किए हैं। इसके अलावा NSE सर्टिफिकेट में करीब 5 लाख रुपए जमा किए हैं। पोस्टल सेविंग अकाउंट में भी लगभग 60,000 रुपए की राशि जमा बताई जा रही है। शेयर और बॉन्ड्स में उनका निवेश बहुत सीमित है और उन्होंने करीब 14,000 रुपए ही इसमें लगाए हैं। शुभेंदु अधिकारी की सादगी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उनके पास कोई लग्जरी कार या बाइक नहीं है। हलफनामे में उन्होंने किसी भी वाहन का उल्लेख नहीं किया। इतना ही नहीं, उनके पास सोना चांदी या अन्य महंगे आभूषण भी नहीं है। बीमा योजनाओं में हालांकि उन्होंने निवेश जरूर किया है। शुभेंदु अधिकारी के पास भारतीय जीवन बीमा निगम यानी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की कुल 6 पॉलिसीज हैं। इनमें से एक पॉलिसी में करीब 6 लाख रुपए जमा है, जबकि बाकी 5 पॉलिसीज में कुल मिलाकर लगभग 7 लाख रुपए का निवेश किया गया है। अगर उनकी अचल संपत्ति की बात करें तो शुभेंदु अधिकारी के पास कृषि भूमि भी नहीं है। हलफनामे के अनुसार उनके नाम पर करीब 9 लाख रुपए की कृषि भूमि दर्ज है। इसके अलावा लगभग 27 लाख रुपए कीमत की गैर कृषि भूमि और प्लॉट भी उनके पास है। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के तौर पर शुभेंदु अधिकारी के नाम पर 3 घर और फ्लैट दर्ज है। चुनावी हलफनामे में इनकी कुल कीमत करीब 24.75 लाख रुपए बताई गई है। हालांकि उनके नाम पर कोई कमर्शियल बिल्डिंग या बड़ा व्यवसाय भी नहीं है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि शुभेंदु अधिकारी की सादगी और जमीनी छवि ने उन्हें बंगाल की जनता के बीच लोकप्रिय बनाया और उनसे कनेक्ट करने का आधार भी बना। भाजपा उन्हें बंगाल के बेटे के रूप में पेश करती रही है। अब मुख्यमंत्री बनने के बाद उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने की होगी। भाजपा ने चुनाव प्रचार के दौरान बंगाल में कानून व्यवस्था सुधारने, उद्योगों को बढ़ावा देने, भ्रष्टाचार पर कार्रवाई और सीमा सुरक्षा मजबूत करने जैसे कई बड़े वायदे किए थे। अब शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली सरकार पर इन वायदों को पूरा करने की जिम्मेदारी होगी। मुख्यमंत्री पद की घोषणा के बाद शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि वो भाषण कम और काम ज्यादा करेंगे। उन्होंने भरोसा दिलाया कि उनकी सरकार बंगाल का गौरव वापस लाने के लिए काम करेगी और जनता के सपनों को पूरा करने में
कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। पश्चिम बंगाल में भाजपा की पहली सरकार और शुभेंदु अधिकारी का मुख्यमंत्री बनना राज्य की राजनीति में ऐतिहासिक बदलाव माना जा रहा है और सबकी नजर इस बात पर अब टिक गई है कि बंगाल की नई सरकार आखिर किस दिशा में आगे बढ़ती है और शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री के तौर पर खुद को कितना सफल साबित करते हैं। एक तरफ पश्चिम बंगाल की राजनीति पर से तो सस्पेंस उठ गया, दूसरी तरफ तमिलनाडु की राजनीति में भी पिछले कई दिनों से जारी सस्पेंस आखिरकार खत्म हो गया है। अभिनेता से नेता बने थलापति विजय अब राज्य के अगले मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। तमिलगा वेत्री कड़गम यानी टीवी के प्रमुख विजय को राज्यपाल ने सरकार बनाने का न्योता दे दिया है और शनिवार को वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। इसके साथ ही तमिलनाडु की राजनीति में एक नए युग की शुरुआत होने जा रही है। दशकों तक द्रविड़ राजनीति के इर्द गिर्द घूमने वाला तमिलनाडु अब पहली बार विजय के नेतृत्व में नई राजनीतिक दिशा की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। शुक्रवार को चेन्नई स्थित लोक भवन में राज्यपाल से मुलाकात के बाद विजय बाहर निकले तो पार्टी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। चेन्नई में विजय के आवास और टीवी के मुख्यालय के बाहर हजारों समर्थकों ने ढोल नगारों और आतिशबाजी के साथ जश्न मनाया। समर्थकों ने तमिलनाडु का नया नेता विजय और सीएम विजय के नारे लगाए। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में टीवीके ने पहली बार चुनाव लड़ते हुए 108 सीटें जीतकर सभी राजनीतिक दलों को चौंका दिया है। हालांकि 234 सदस्यीय विधानसभा में बहुमत के लिए 118 सीटों की जरूरत थी, इसलिए विजय को सरकार बनाने के लिए सहयोगी दलों के समर्थन की आवश्यकता थी। शुरुआत में कांग्रेस ने टीवीके को समर्थन देने की घोषणा की। कांग्रेस के 5 विधायकों का समर्थन मिलने के बाद विजय खेमे की संख्या 113 तक पहुंची। इसके बाद वामपंथी दलों और बीसीके के समर्थन ने तस्वीर को पूरी तरह से बदल दिया। शुक्रवार को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने आधिकारिक तौर पर टीवीके को समर्थन देने का ऐलान कर दिया, घोषणा कर दी। सीपीआईएम नेता यू वासुकी ने कहा कि दोनों वामपंथी दलों की राज्य समिति की बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया है कि वो सरकार गठन के लिए टीवीके को बाहर से समर्थन देंगे। उन्होंने साफ कहा कि जब विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव आएगा तो सीपीआई और सीपीआईएम टीवीके के पक्ष में मतदान करेगी। यू वासुकी ने कहा कि हम सरकार में शामिल नहीं होंगे, ये केवल बाहर से समर्थन है। धर्मनिरपेक्षता, लोगों की एकता और राज्यों के अधिकार जैसे मुद्दों पर हम हमेशा उस राजनीतिक दल के साथ खड़े होंगे जो इन मूल्यों की रक्षा करेगा। इसके साथ ही बीसीके ने भी ये भी संकेत दिए कि वो वामपंथी दलों के निर्णय के साथ जाएगी। ऐसे में टीवीके, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीआईएम और बीसीके के समर्थन से विजय खेमे का आंकड़ा 119 तक पहुंच गया है, जो बहुमत के जादुई आंकड़े 118 से 1 अधिक है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के प्रदेश सचिव आर मुथरासन और पार्टी नेता वीर पंडियन ने ये कहा है कि तमिलनाडु की जनता ने टीवीके को सबसे बड़ी पार्टी बनाकर जनादेश दिया और लोकतांत्रिक मूल्यों के तहत उनकी पार्टी ने विजय का समर्थन करने का निर्णय लिया है। तमिलनाडु में ये राजनीतिक बदलाव इसलिए भी ऐतिहासिक माना जा रहा है क्योंकि राज्य की राजनीति दशकों से 2 बड़े द्रविड़ दलों डीएमके और एआईएडीएमके के इर्द गिर्द घूमती रही है। लेकिन इस चुनाव में जनता ने दोनों दलों को पीछे छोड़ते हुए विजय की पार्टी को सबसे बड़ी ताकत बना दिया। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि विजय की लोकप्रियता, युवा मतदाताओं में उनकी पकड़ और भ्रष्टाचार और पारंपरिक राजनीति के खिलाफ जनता के गुस्से ने टीवीके को इस मुकाम तक पहुंचाया। फिल्मों में थलापति के नाम से मशहूर विजय ने चुनाव प्रचार के दौरान खुद को आम लोगों की आवाज के रूप में पेश किया और रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और पारदर्शी शासन को मुख्य मुद्दा बनाया। हालांकि सरकार गठन की राह आसान नहीं थी। पिछले कई दिनों से राज्य में राजनीतिक हलचल तेज थी। एक ओर टीवीके के बहुमत जुटाने में टीवीके लगी हुई थी तो दूसरी ओर डीएमके के और एआईएडीएमके के बीच भी बातचीत की खबरें सामने आ रही थी।
यहां तक कि पुडुचेरी के एक रिजॉर्ट में टीवीके और एआईएडीएमके के नेताओं के बीच संभावित समर्थन और गठबंधन को लेकर चर्चा होने की भी खबरें आई। लेकिन अंततः कांग्रेस, वामपंथी दलों और बीसीके के समर्थन ने विजय की राह आसान कर दी। इसके बाद राज्यपाल ने उन्हें सरकार बनाने का न्योता दिया। सूत्रों के अनुसार शनिवार को चेन्नई में भव्य शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाएगा, जिसमें कई राष्ट्रीय और क्षेत्रीय नेता शामिल हो सकते हैं। तमिलनाडु में विजय के मुख्यमंत्री बनने को केवल राजनीतिक बदलाव नहीं बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव के रूप में भी देखा जा रहा है। लंबे समय से सिनेमा और राजनीति के गहरे संबंध वाले इस राज्य में एमजीआर, जयललिता और करुणानिधि जैसे नेताओं के बाद अब विजय एक नए राजनीतिक अध्याय की शुरुआत करने जा रहे हैं। टीवी के समर्थकों का कहना है कि विजय नई राजनीति का चेहरा है और उनकी सरकार युवाओं और मध्यम वर्ग की उम्मीदों को पूरा करेगी। वहीं विपक्षी दलों का कहना है कि विजय के सामने प्रशासनिक अनुभव की बड़ी चुनौती होगी। नई सरकार के सामने कई बड़ी चुनौतियां होगी। राज्य में बेरोजगारी, उद्योग का पलायन, बिजली संकट, किसानों की समस्याएं और केंद्र राज्य संबंध जैसे मुद्दे सरकार की प्राथमिकता होंगे। इसके अलावा विजय को गठबंधन सहयोगियों के बीच संतुलन बनाकर भी चलना होगा। राजनीतिक जानकार ये कह रहे हैं कि तमिलनाडु की राजनीति अब पूरी तरह से बदल चुकी है। पहली बार ऐसा हुआ है जब कोई नई पार्टी अपने पहले ही चुनाव में सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरी हो और सरकार बनाने जा रही हो। ये बदलाव केवल चुनावी परिणाम नहीं बल्कि जनता की उस इच्छा का भी संकेत है जिसमें वो पारंपरिक राजनीति से बाहर नए विकल्प तलाश रही है। विजय ने राज्यपाल से मुलाकात के बाद संक्षिप्त प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये जीत तमिलनाडु की जनता की जीत है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि उनकी सरकार पारदर्शिता, विकास और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों पर चलेगी। अब तमिलनाडु की जनता की नजर शनिवार के शपथ ग्रहण समारोह पर टिकी है, जब फिल्मी पर्दे का थलापति वास्तविक राजनीति में राज्य की सत्ता संभालते हुए मुख्यमंत्री पद की शपथ लेगा। तो तमिलनाडु की राजनीति में एक बड़ा उदय। विजय थलापति टीवीके राज्य ने पहली बार डीएमके और एआईएडीएमके की राजनीति से बाहर निकलकर अब एक ऐसी पार्टी को जनादेश दिया है जो पहली बार चुनावी मैदान में उतरी। विजय थलापति उसके प्रणेता बने और आखिरकार 108 सीटों के साथ डीएमके और एआईएडीएमके की राजनीति को, पारंपरिक राजनीति को पीछे छोड़ते हुए अब वो सरकार बनाने जा रहे हैं, सत्ता में आने वाले हैं। हालांकि जो मैजिक नंबर था 118 का वो थलापति विजय के पास नहीं था। कांग्रेस ने समर्थन देने की बात कही, 113 होता है ये नंबर। इसके बाद राज्यपाल ने कहा कि नहीं, नंबर तो 118 चाहिए। लेकिन अब तस्वीर पूरी तरह से स्पष्ट हो चुकी है। टीवीके के 108, कांग्रेस के 5, सीपीएम और सीपीआई के 2 और बीसीके के 2 मिलाकर अब जो ये आंकड़ा है वो 119 का पहुंच चुका है, यानी जो मैजिक नंबर है उससे एक ज्यादा। और ऐसे में अब ये तय हो गया है कि तमिलनाडु की राजनीति का नया चेहरा थलापति विजय होंगे। अभिनेता से नेता बने थलापति अब राज्य को उस राजनीति की तरफ लेकर जाएंगे जहां पर केवल राजनीतिक क्रांति नहीं होगी बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक वैचारिक क्रांति भी राजनीति में नजर आएगी। इधर दिल्ली के एक प्रतिष्ठित होटल में वर्ल्ड पंजाबी ऑर्गेनाइजेशन की ओर से आयोजित भव्य अवार्ड समारोह में देश विदेश की कई नामचीन हस्तियों ने शिरकत की। इस विशेष मौके पर बिजनेस टाइकून डॉक्टर संजीव जुनेजा को एक्सीलेंस इन ब्रांड बिल्डिंग एंड कंज्यूमर ट्रस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये सम्मान उन्हें भारतीय उद्योग जगत में उत्कृष्ट योगदान, मजबूत ब्रांड निर्माण और उपभोक्ताओं के बीच भरोसा कायम करने के लिए दिया गया है।
ये समारोह वर्ल्ड पंजाबी ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल प्रेसिडेंट और राज्यसभा सांसद डॉक्टर विक्रमजीत सिंह साहनी के नेतृत्व में आयोजित हुआ, जिसमें पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया और दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू मुख्य अतिथि के रूप में शामिल रहे। डॉक्टर संजीव जुनेजा ने डॉक्टर ऑर्थो, रूप मंत्रा, पेट सफा और सच्ची सहेली जैसे कई सफल आयुर्वेदिक ब्रांड स्थापित किए हैं। उन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपने विचार साझा कर लाखों स्टार्टअप्स और युवा उद्यमियों को भी प्रेरित किया है। अवार्ड मिलने के बाद डॉक्टर जुनेजा ने यह सम्मान अपने लाखों उपभोक्ताओं और अपनी पूरी टीम को समर्पित किया। और चलिए इसी के साथ जनमत के सफर में अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।